हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज है पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेस। पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन टॉपिक। उससे पहले मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, और उसके बाद मैंने बताया फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, न्यूट्रिशन इन अमोeba पढ़ा, हर चीज़ हमने एक एक करके डिस्कस की, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। तो आज बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक पे। अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। नहीं किया तो अभी अभी पहले जाके करो और वीडियो को लाइक करो। इतनी मेहनत करके नोट्स बनाती हूँ, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डू सब्सक्राइब एंड द लाइक, जस्ट डू इट यार, डोंट वेस्ट एनी टाइम। और आ जाओ पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं पढ़ा रही हूँ, नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग यू बट ऑल्सो आई एम गिविंग द ट्रिक्स to learn all those topics and even NCERT question solving, PYQ solvings. I hope कि पिछले क्लास में मैंने आपको जितना होमवर्क दिया था आपने मेक श्योर किया हो, और कमेंट डाउन तो किसी ने किया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा हर एक वीडियो। ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स का एक टॉपिक का वीडियो बन रहा है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स सब हो रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। और अभी शुरुआत है तो यू शुड गो विद द डिटेलिंग वीडियो, वन शॉट में मत जाओ। मेरे चैनल पे वन शॉट भी डाला हुआ है, बट आई मेक श्योर कि आपको डिटेल वीडियोस मिले। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड विद द लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, रेस्पिरेशन क्या है? बहुत लोग इसको सुन के क्या समझते होंगे और किसके साथ रिलेट करते होंगे? आई थॉट ब्रीदिंग। हमको तो लगता है कि आप लोग ब्रीदिंग के साथ ही इसको रिलेट करते होंगे, बट नो, ब्रीदिंग इज नॉट कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिससे आप ऑक्सीजन को लेते हो और CO2 को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल आउट करते हो। ऑक्सीजन लेना, और जो तुमने न्यूट्रिशन टॉपिक में जो तुमने पढ़ा कि आपने फूड मटेरियल को खाया, तो ऑक्सीजन जो तुमने नॉस्ट्रल के हेल्प से लिया और साथ ही साथ जो तुमने खाना खाया माउथ के हेल्प से, वो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान जब वो विली के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में और सेल तक पहुंचा, तो जब तक खाना सेल तक पहुंचा उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी सेल तक पहुंच चुके थे, और ऑक्सीजन पहुंच गए, खाना पहुंच गया, तब दोनों को मिलाकर ऑक्सीजन विद द ग्लूकोज मिलाकर वो क्या बनाता है? वो एनर्जी बनाता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने एक्टिविटीज़ को करने के लिए इन द डे टू डे लाइफ। तो इन शॉर्ट, फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो फूड मटेरियल तुमने खाया, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान वो सेल के द्वारा इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और सिर्फ फूड मटेरियल से एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता, उसमें तुमको लिए गए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फूड मटेरियल इनटू द एनर्जी। आई होप कि आपको रेस्पिरेशन क्या होता है वो समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है ये दो तरीके से होता है। तुम्हारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन के हेल्प से, बट कुछ और भी कंडीशन होते हैं जिसमें वो बिना ऑक्सीजन के टेक प्लेस करता है। तो यही मैंने बताया रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें आप फूड मटेरियल को ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट दो ऐसे भी कंडीशंस हमें पढ़ने हैं जिसमें हम ऑक्सीजन की जगह दूसरा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, और जब हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ आया। पहली चीज़, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड मटेरियल आपने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के दौरान इंटेक किया, और जो भी हेल्दी मटेरियल उससे विली ने उसको एब्जॉर्ब किया और सेल तक पहुंचाया, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एनर्जी हमारे बॉडी के लिए क्या करता है? निकालता है, और उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा तो व्हाट वी कॉल्ड इट एज, इट इज़ कॉल्ड इट एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ आई? ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया जिसमें मैंने एरोबिक और एनारोबिक दोनों के डिफ्रेंशिएट करके 5-6 पॉइंट्स लिख दिए, सो दैट आपको एग्जाम में अगर मान लो डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत ना हो। तो प्रैक्टिस कर लेना, अभी आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। जब तुम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हो तो हमने क्या बोला? तुम्हें मिलता है फूड। एक सेकेंड, हाँ,
तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलता है फूड, फूड मिला, फूड के साथ मैंने बोला तुम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी के साथ CO2 भी निकलता है जो तुम आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल आउट करते हो, और वाटर भी निकलता है, तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है, जो तुमने खाना खाया, जो तुमने ऑक्सीजन लिया, दोनों के दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी के कन्वर्जन में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, CO2 और H2O। CO2 तुमको बॉडी में नहीं रिक्वायर्ड होती है, इसलिए उसको हम लोग आउट ऑफ द बॉडी ले जाते हैं, और H2O की तो ज़रूरत पड़ती ही है। अब जब हम लोग फूड में O2 का इस्तेमाल नहीं करके कुछ और इस्तेमाल करें, अनदर पाथवे का इस्तेमाल करें, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन का नाम हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन देते हैं। आई होप ये टॉपिक तो समझ आ गया हो। अब आता है अनदर पाथवे। हमने पढ़ा पहले जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते और बाकी कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो प्रोसेस या अनदर पाथवे का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के रेस्पिरेशन को वी कॉल्ड इट एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ आई इतनी बात? तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें सबसे पहले ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं पाइरूवेट में। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को हम लोग पाइरूवेट में तोड़ते हैं, और पाइरूवेट क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। जब हम लोग इसको तोड़ के 6 से 3 बना देते हैं, विच इज़ द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको हम लोग पाइरूवेट बोलते हैं। समझ आया? तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलते हैं, तो उसको हम लोग पाइरूवेट बोलते हैं। और वो पाइरूवेट को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस में बदलता है, वो इथेनॉल में बदलता है। साथ ही साथ इसमें CO2 भी रिलीज आउट होता है टुगेदर विथ, ठीक है। और ये प्रोसेस होता कहाँ है, ईस्ट में, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। तो एनारोबिक देखा क्या होता है और एरोबिक देखा क्या होता है, रिवाइज करा दूँ यहाँ से। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो, ठीक है। अच्छा, एक बार ऊपर वाला ये डायग्राम भी समझा देते हैं, क्योंकि डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डिटेलिंग पे पूरा पार्ट में एक बार और रिवाइज कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सारे प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन है। हमने जो खाना खाया, जो ग्लूकोज लिया, वो ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में बदलता है। अब मैम ये पाइरूवेट कौन सा नया मतलब राक्षस आ गया जो हमें पता नहीं चल रहा है ये क्या है? तो देखो सुनो, ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल, अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया। तो ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल को, जैसे हम बना रहे हैं 6, हाँ ये 6 हो गया, इसको जब हम लोग 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे, तो इनको पाइरूवेट कहने लगते हैं। इनको क्या कहने लगते हैं, पाइरूवेट। और यही पाइरूवेट 3 चीज़ के प्रेजेंस में अलग अलग कंडीशन क्या करता है, दिखाता है। एक तो पहले जो हमने नॉर्मल पढ़ना है, विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे बॉडी में सेल के अंदर होता है, ठीक है। उसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, H2O और एनर्जी निकालता है, जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा। दूसरा हमारे मसल सेल में होता है। जब कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे दौड़ रहा है, तो उसके मसल्स में जो लेग मसल्स होंगे, वहाँ पे क्या होंगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए तो वहाँ ब्लड फ्लोइंग बहुत ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन पहुँचाना है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ऑक्सीजन का प्रेजेंस बट लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो जो पाइरूवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अगर मान लो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 3 स्टार की एनर्जी रिलीज होती है, तो इन केस ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल, इसमें 1 स्टार की एनर्जी रिलीज होती है। नाउ द थर्ड कंडीशन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन ये काम होता है, इस केस में इथेनॉल, पाइरूवेट का क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस एनर्जी, और इसमें जो एनर्जी की रेटिंग होती है वो 2 स्टार की होती है। तो इससे आपको पता चल गया 3 स्टार, 1 स्टार और 2 स्टार की सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में निकलती है, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में निकलती है, जो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पाइरूवेट, और लैक ऑफ ऑक्सीजन विच इज टेक प्लेस इन मसल सेल, उस केस में सबसे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में होता है, और एब्सेंस ऑफ CO2 ईस्ट में होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्ट करना ये साइटोप्लाज्म में होता है। आई होप दैट यू कंसिडर दिस एंड आई होप दैट यू लर्न दिस वेरी वेल, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। आई होप सो कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए एक बार और। जितना मैंने पढ़ा आपको गिच में जाओ मत, और एक बार समझ लो, ठीक है।
रेस्पिरेशन, पहली बात मैंने बताया, ब्रीदिंग नहीं है। सांस लेना, सांस छोड़ना, वो एक प्रोसेस होता है जिससे तुम ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो, बात खत्म हुई। ठीक है, तो जो फूड मटेरियल तुम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन खाते हो और ऑक्सीजन जो तुम नॉस्ट्रल के मदद से इनटेक करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, वो फूड मटेरियल और वो ऑक्सीजन का आप इस्तेमाल करते हैं हमारे सेल क्या करने के लिए, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और वो एनर्जी प्रोडक्शन होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आई होप दैट यू क्लियर विद दिस। ठीक है, तो हमने 3 तरीके पढ़ा। जो तुमने फूड मटेरियल खाया उसको ग्लूकोज बोलते हैं और वो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो उसको हम लोग एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए पहले पायरुवेट में बदलते हैं विच इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलने के लिए हम लोग कहाँ पे ये प्रोसेस टेक प्लेस कराते हैं, इन द साइटोप्लाज्म। और वंस एक बार वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया तो 3 कंडीशन देखते हैं, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द ईस्ट। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसमें एनर्जी CO2 और H2O रिलीज होता है और इसमें एनर्जी 3 स्टार के बराबर होता है। बट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो प्रोसेस मसल सेल में होता है जहाँ पे लैक्टिक एसिड में पायरुवेट कन्वर्ट होता है विद द एनर्जी, और एनर्जी 1 स्टार के बराबर होता है। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उस केस में वो जो पायरुवेट होता है वो कार्बन जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो इथेनॉल में बदलता है विद द CO2 एंड विद द एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी 2 स्टार के बराबर होता है। ठीक है, अभी मैं ATP कर रही थी कि हमारे बॉडी में जो तुमने न्यूट्रिशन के दौरान जो फूड इंटेक किया, ब्रीदिंग के दौरान जो ऑक्सीजन इंटेक किया, वो दोनों मिलके एनर्जी कन्वर्ट करता है, ATP में बदलता है। वो ATP है क्या? तो वो जो एनर्जी बोल रहे हैं ना, जैसे हमारे इंडिया में ध्यान रखना, जैसे पैसा का लेन देन हम लोग रुपये में करते हैं, अमेरिका में पैसा का लेन देन डॉलर में होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में एनर्जी का लेन देन या एनर्जी का प्रोडक्शन ATP की करेंसी में होता है। इन शॉर्ट अगर हम जनजियो के भाषा में बोले तो करेंसी ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड द ATP का फुल फॉर्म बताओ फटाफट, बात खत्म। दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने यहाँ लिख दिया, मेक श्योर आप याद कर लो। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज व्हाट इज कॉल्ड द ATP फुल फॉर्म, और ये एनर्जी करेंसी होती है ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारे दुनिया में कोई चीज़, सब चीज़ की करेंसी चल रही है तो हमारे बॉडी में भी तो कुछ चीज़ की ट्रांसफर, जो जिस चीज़ की ट्रांसफर होती है उसकी भी करेंसी चलेगी। मेक श्योर कि ATP एनर्जी करेंसी होता है, और जो भी एनर्जी ये पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान निकलती है वो इमिडिएटली टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल कॉल्ड द ATP। वो जो एनर्जी निकली वो वही ATP की करेंसी में कन्वर्ट होता है। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, जो ADP है उसमें एक फॉस्फेट आके जुड़ता है जिससे वो ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी ATP में कन्वर्ट होता है बाय एडिंग अ फॉस्फेट ऑन इट, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मेक श्योर। तो अब हम लोग एक फैक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। पहली बात तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो लैंड्स पे रहते हैं, वो जो इंटेक करते हैं ऑक्सीजन, जैसे कि हम, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी को इंटेक करते हैं। लेकिन वो एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उनको भी तो जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, तो वो ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट होते हैं उसी को लेते हैं। इन शॉर्ट हमें ऑक्सीजन लेना पड़ता है एयर से, दैट इज ईजी, बट उनको ऑक्सीजन पानी से लेना है, क्योंकि अगर वो सांस लेंगे तो उनका सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आएगा, सिर्फ एयर नहीं आएगा, उनके साथ उनका पानी भी आएगा जिसके अराउंड वो लोग तैर रहे हैं। तो सोचो डिफिकल्ट है, उनको पानी से ऑक्सीजन हटाना पड़ता है। पानी लो, फिर उससे ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में डिजोल्व होगा, फिर वो पूरे बॉडी में पहुंचेंगे फॉर द फर्दर प्रोसेस। बट तुम्हारे में तो सीधा ऑक्सीजन लो, वो फिल्टर तुम्हारे नॉस्ट्रल से हो जाता है, उसके बाद आगे जाके पूरी प्रोसेस हो जाती है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और इनटेक करते हैं इन द एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बट एनिमल्स जो होते हैं विच आर एक्वेटिक एनिमल, जो वाटर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पानी में जो ऑक्सीजन उसी की मदद से उसको इनटेक करते हैं। The amount of O2 in atmosphere is higher than that of air and the rate of breathing in aquatic organism is much faster. अब क्योंकि बाहर वाले लोग जो ब्रीथिंग करते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी को इनटेक कर लेते हैं, और साथ ही साथ एक और फैक्ट है कि बाहर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर में जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है। इसीलिए वो देखना, जब भी कोई फिश अगर एक्वेरियम में होगी, उनको ध्यान से देखना, वो बार बार अपने गिल्स हिलाती हैं।
मतलब वो तुरंत, मतलब सेकंड से भी कम पे, बहुत कम सेकंड्स पे क्या करती है वो इनटेक करती है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला प्रोसेस करती है। जितना धीरे या जितना फास्ट हम लोग करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पानी में ऑक्सीजन की डिजॉल्विंग कम है और उनको पानी ही के साथ ही ऑक्सीजन लेना है। उसके बाद वो जब गिल से पास होगा तब जाके ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व होगा और पूरे बॉडी में पहुंचेगा। और एक बार में जरूरी थोड़ी ना है कि जितना ऑक्सीजन उनको चाहिए उतना एक बार में आ जाएगा। तो जितना चाहिए उसके लिए बार बार उनको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल होता है उसका ब्रीदिंग रेट हायर होता है देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल। एंड यू हैव टू मेंशन द प्रोसेस ऑफ हाउ द फ्रॉम द वाटर कैसे एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जाता है, उससे कैसे ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचता है। तो फर्स्टली फिशेस वाटर लेते विद द हेल्प ऑफ माउथ, उनके पास गिल होता है, उससे जब वो पानी पास आउट होता है तो ऑक्सीजन वहाँ से ब्लड में डिजॉल्व होते हैं और उसके बाद वो पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं या ट्रांसफर्ड होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? पढ़ के सुना दूँ तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल एटमोसफेयर से करते हैं। और एनिमल दैट लिव इन द वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन H2O। और जो पानी में डिजॉल्व है उसका इस्तेमाल कौन करता है? एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ O2 होता है एटमोसफेयर में वो ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ एयर एंड हिंस जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो हायर होता है। और प्रोसेस क्या होता है? फिशेस टेक इन वाटर माउथ विद द हेल्प ऑफ माउथ के हेल्प से वो लोग लेते हैं पानी। फोर्स इट पास द विल, उसको फोर्स करते हैं कि वो गिल से पास हो। और गिल से पास होने के बाद डिजॉल्व O2 इज टेकन अप बाय द बल्ब। वो जो डिजॉल्व O2 था वो किसके द्वारा ले लिया जाता है? ब्लड में चला जाता है डिजॉल्व होने। ठीक है, समझ आया? अब ये सब रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझने के बाद आ जाओ खुद को देखने के लिए कि तुम्हारे में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तुमने अपना पूरा प्रोसेस को फील करना। ठीक है, मैं एक एक चीज़ करके धीरे धीरे बताती हूँ। तुमने सांस ली, कहाँ से सांस ली? नाक से। तो नाक के अंदर तुम वो म्यूकस देखते होगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते होगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसको, ये जो दो छेद होते हैं तुम्हारे नाक में दैट आर कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स, जहाँ से तुम ऑक्सीजन या बोलो तो एयर को इनटेक करते हो और CO2 को आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक्सपेल करते हो। तो जो दो छेद होता है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। और अंदर में एक पैसेज होता है जहाँ पे म्यूकस लिक्विड बड़ा रहता है और साथ ही साथ हेयर भी प्रेजेंट होगा। देख लेना अपने नाक के अंदर छू के पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो जो नॉस्ट्रिल होता है वहाँ से क्या होता है तुम सांस लेते हो तो उसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स के हेल्प से क्या हुआ? सांस गया। फिर ये नेसल पैसेज हो गया जहाँ पे वो हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जहाँ से जितने भी डर्टी पार्टिकल होते हैं, डर्टीनेस होती है उस एयर में, वो सारा फिल्टर्ड आउट हो जाता है। ठीक है, इसलिए नाक में एक्चुअली डर्टीनेस आ जाती है और यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली। फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो माउथ और पूरा नेसल पैसेज, मतलब नाक वाला रास्ता और खाने वाला रास्ता एक पॉइंट में आके जुड़ता है और उस पॉइंट को पायरेनेक्स बोलते हैं। सही बात है। जैसे कि कभी कभी देखना पानी पीते पीते क्या होता है, नाक से पानी निकलने लगती है, तो दे आर कनेक्टेड। तुम पानी पिए, गलती से पानी नीचे जाने के बजाय, ओसोफेगस में जाने के बजाय, इट इज़ गेटिंग आउट फ्रॉम दी नेसल पैसेज। वो नेसल पैसेज से आउट आ रहा है तो पानी बाहर आने लगता है नाक से। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों मिलते हैं दे आर कॉल्ड द, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द पायरेनेक्स। पायरेनेक्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप, विंड पाइप इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, दोनों का एक कॉमन पाइप है। ठीक है, कॉमन पोर्शन है। उसके बाद थोड़ा आगे पढ़ोगे जहाँ से तुम्हारी आवाज़ निकलती है उसका एक बॉक्स है, तुम बोल पाते हो, वो सब उस बॉक्स पर डिपेंड करता है, दैट इज द लाइरेनेक्स, उसको लाइरेनेक्स बोलते हैं। फिर हम घुसते हैं विंड पाइप में जहाँ से तुम्हारा वो ऑक्सीजन जाता है ब्लड में। तो उस जो पाइप होता है उसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं और उसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया जब तुम बार बार सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, कभी कहीं जगह ऐसा होता है क्योंकि इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो तुम्हारा वो जो पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। बट वो क्योंकि ऐसा पाइप है जिसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे डिसेबिलिटी आती है, इसीलिए उसमें क्या लगे हुए हैं? रिंग्स लगे हुए हैं कि वो कोलैप्स ना करें और तुम प्रॉपरली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला प्रोसेस कैरिड आउट कर सको। तो वो जो पाइप होता है जिसको विंड पाइप बोलते हैं उसको ट्रैकिया बोलते हैं और उसमें रिंग्स जैसे जो प्रेजेंट होते हैं उसको कोलैप्स ना करने देने के लिए उसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। और ब्रोंकी एक छोटा छोटा पाइप में बढ़ जाता है जो लंग्स के अंदर होते हैं। लंग्स वहीं होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तुम्हारा
ऑक्सीजन जाता है ब्लड में और CO2 आता है ब्लड से। तो ऑक्सीजन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ये ब्रोंकी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, दैट आर कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स, और छोटे छोटे क्या करते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में ही O2 जाते हैं ब्लड में, O2 जाते हैं ब्लड में और CO2 आता है एलिवॉयली में, सैक लाइक स्ट्रक्चर को एलिवॉयली बोलते हैं, और फिर अगेन वो विंड पाइप के थ्रू, नॉस्ट्रल पैसेज के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। अब एक एक चीज़ तुम्हें और क्लैरिटी से बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस के स्टेप लिख के लाई हूँ। आई होप ये आपको हेल्प किया। मेरे नोट्स अगर हेल्प लगते हैं ना यार, अब तुम अभी कमेंट करो, बिना कुछ पढ़े अभी कमेंट करो यार, थक गई हूँ। ठीक है, रेस्पिरेशन का स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसा। कहाँ से घुसा, नॉस्ट्रल के हेल्प से। नॉस्ट्रल किसको कहते हैं, वो जो 2 नाक के छेद होते हैं ना, जो तुम्हारे फेस में दिखते हैं। लिप के ऊपर देखो यार, ऐना में जाके देखो, नहीं दिख रहा है तो लिप के देखो, जो 2 छेद उसी को नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। वहाँ से एयर इज टेकन इन द बॉडी, एयर अंदर जाता है बॉडी के। वहाँ पे कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट है यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं, बचपन में देखे, अभी भी देखे ही होगे, नाक साफ करते होगे तो। वो म्यूकस, वो लिक्विड को ही म्यूकस बोलते हैं, जो तुमको क्या करता है, इस पूरे उस एयर को यहाँ से लेकर, नॉस्ट्रल से लेकर विंड पाइप तक ले जाने में यही सब हेल्प करते हैं म्यूकस। और जो भी डर्टीनेस होती है वो इन सब में चिपक जाती है। हेयर हेल्प करता है उस सबको साफ करने में, हेयर्स भी प्रेजेंट होता है। हेयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन इन द पैसेज। जो भी गंदगी होती है एयर में, जो नॉस्ट्रल से घुसी हैं, उन सबको ये दोनों मिलकर फिल्टर्ड आउट कर देते हैं। ठीक है, अब थ्रॉट की बात करते हैं। मैंने बताया नॉस्ट्रल 2 छेद हो गए जहाँ से वो जहाँ से वो पास हुआ, और वो फिल्टर्ड उसी दौरान हो गया क्योंकि वहाँ पे म्यूकस, लिक्विड और साथ ही साथ हेयर्स प्रेजेंट थे। उसके बाद वो एक कॉमन ओपनिंग में पहुंचा, जिसको मैंने क्या बताया अभी, पायरेनेक्स बताया, जो विंड पाइप और ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप दोनों का कॉमन ओपनिंग है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, माउथ और नोज दोनों मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में आ ही गया, अपना रास्ता सही पकड़ ही लिया, फिर वो एक पाइप जो होता है विंड पाइप, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉट। और उसमें क्या होता है, एक रिंग लगी हुई रहती है क्योंकि वो कोलैप्स ना करे ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के प्रोसेस में, और दैट रिंग्स इज कॉल्ड द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो एयर पैसेज है यानी कि विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, अब ये थ्रॉट से 2 डिवीजन में कटता है, दैट इज द ब्रोंकी। और ब्रोंकी कहाँ घुसता है, लंग्स में घुसता है। So the passage divided into smaller and smaller tube which finally terminate in balloon-like structure. फिर जो थ्रॉट हुआ, ये थ्रॉट हुआ विंड पाइप, ये छोटे छोटे 2 भाग में बटे। 2 भाग में बटने के बाद भी फिर और छोटे छोटे भाग में बटे, और तो इसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं और ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और उसके बाद एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे पहुंचे जिसको एलिवॉयली बोलते हैं, जहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंजिंग होता है। ठीक है, अब ये फिगर में देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, लंग्स के नीचे एक सीट जैसी रखी हुई है जिसमें वो दोनों खड़े हैं, ये इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम क्या हेल्प करता है, जब तुम सांस लेते हो, अपने आप में फील करो, तुमने सांस ली तो लगा कुछ नीचे गया, लंग्स तुम्हारा नीचे गया, वो अपने आप को बढ़ा रहा है कि तुम ज़्यादा ऑक्सीजन दो हमें, तो उस वही डायफ्राम में जो नीचे गया, जो लंग्स को ज़्यादा स्पेस देता है फॉर टेकिंग द मच मोर ऑक्सीजन। तो एयर जब आती है तब ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एयर जब जाती है मतलब रिलीज होती है बॉडी से, तब ये रिलैक्स्ड करता है। इसका रिलैक्सिंग स्टेट ये है, ठीक है, और इसका कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ये है सीधा। ठीक है, याद रखना, इसका यही फंक्शन होता है, लंग्स के साइज़ को बढ़ाना कि ज़्यादा वो ऑक्सीजन ले ले, और लंग्स के साइज़ को फिर नॉर्मल कर देना जब वो ब्रीथ आउट करे। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन एंड दिस। अब एलिवॉयली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर था, वहाँ से ऑक्सीजन लेता कौन है, और एलिवॉयली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है एलिवॉयली, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रोंकियोल से जुड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे पाइप वाले स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑक्सीजन आया, और ये ना छोटे छोटे ब्लड वेसल जिसको कैपिलरीज बोलते हैं उससे जुड़ी हुई रहती है, मतलब यहाँ पे बहुत पतले पतले वेसल से डायरेक्ट एक्सचेंजिंग हो जाती है। तो एलिवॉयली से हम लोग को O2 लेना था और ब्लड से CO2 वापस एलिवॉयली में देना था कि वो आउट ऑफ द नॉस्ट्रल निकले। तो एलिवॉयली इनको O2 दे देती है जो आर्टरी लेके चला जाता है, और वेंस इनको CO2 दे देती है जो फिर एलिवॉयली लेके लंग्स तक पहुंचता है, फिर लंग्स उसको पैरेनेक्स से लेके नॉस्ट्रल तक पहुंचाता है।
ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन होता है, तुम पढ़े ही होगे यार, रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है इसलिए वो लाल दिखता है। तो वो जो लाल दिखता है ना हेमोग्लोबिन के कारण, वही हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत अटैच है, बहुत लगाव है, बहुत प्यार मोहब्बत करता है उससे। और वही प्यार मोहब्बत जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, घुमाता है भाई, एक एक सेल्स तक, एक एक टिश्यू तक पहुंचाता है। ये मेरा घर है, मेरा मौसी है, मेरा चाची है, मेरा फुप्पा है, सब। तो वो हेमोग्लोबिन ही वो लड़का है जिसने ऑक्सीजन जैसी प्यारी सी लड़की को फंसाया है और पूरे बॉडी में इधर से उधर घुमाते रहता है, चाहे किसी को भी उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, हेमोग्लोबिन रहता कहाँ, ये लड़का रहता कहाँ, ये आरबीसी में रहता है, विच इज़ द रेड ब्लड सेल। बहुत ईजीएस्ट वे, जंजी तरीका है, तुम याद कर लो। हेमोग्लोबिन वो लड़का है जो ऑक्सीजन जैसे लड़की को फंसाया है, ऑक्सीजन को लेके वो हर घर घूमते रहता है। हेमोग्लोबिन रहता कहाँ है, खुद वो रेड ब्लड कॉर्पल्स में रहता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। CO2 हेमोग्लोबिन के साथ उतना अच्छा फ्रेंडशिप में नहीं है, ये वाटर के साथ, मतलब हेमोग्लोबिन का चक्कर ऑक्सीजन के साथ चल रहा है और उसका दूसरी तरफ CO2 का चक्कर वाटर के साथ चल रहा है। मतलब अपनी लाइफ तो सेट नहीं हो रही, हमारे अंदर की ब्लड की लाइफ सेट है, मतलब कलयुग देखो। तो CO2 जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है H2O के साथ। इसने पहले से फील्डिंग बना के रखी अपने कि मैं तो H2O के साथ ही जाऊँगा, हेमोग्लोबिन मेरा दोस्त नहीं है यार, ये बेस्ट फ्रेंड बोल के दोनों ने अपना चक्कर चला लिया, मुझे भी अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो CO2 जब अकेला पड़ा तो इसका साथ देने आया H2O। तो अब ये बोला कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये क्या होता है, दो पाइप स्पेशली भगवान ने बनाया है, बेटा तू दोनों रन नहीं, O2 और CO2 को लड़ने ना देने के कारण, इसीलिए दोनों को एक एक बॉयफ्रेंड दे दिया गया। O2 को हेमोग्लोबिन नाम का बॉयफ्रेंड मिल गया एंड CO2 को H2O नाम का बॉयफ्रेंड मिल गया। तो O2 आराम से हेमोग्लोबिन के साथ इधर से उधर जाता है हर एक घर में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और CO2 जो होता है उसको ऑर्गन मतलब रिश्तेदारों से उतना मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आउट ऑफ द बॉडी जाना है, जिसके कारण वो H2O का इस्तेमाल करता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। और H2O किस में प्रेजेंट होता है, मैक्सिममली 90% प्लाज्मा में, ठीक है। एंड हिंस इट मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर बॉडी, इसलिए CO2 वाटर में डिजॉल्व होकर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप ये टॉपिक मैंने जितना क्लियर क्रिस्टल मैंने से समझाया हो तुमको रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, ये कोई और नहीं समझा पाएगा, ठीक है। एकदम तुम्हारे भाषा में। CO2 और O2 एक बहन थी, सॉरी एक नहीं दो बहन हो गई ना। तो CO2 और O2 दो बहन थी, दोनों लड़ती रहती थी, दोनों को भगवान ने क्या किया, अलग अलग घर बना दिए। एक बना दिया आर्टरी और एक बना दिया वेन। आर्टरी में O2 अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है हेमोग्लोबिन, और वेन में CO2 अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है H2O। CO2 H2O के साथ डिजॉल्व हो जाती है, एकदम घुल मिल जाती है और आराम से घूमती रहती है और आउट ऑफ द बॉडी निकल जाती है। बट O2 को तो अपने घर में ही रहना है, तो वो हेमोग्लोबिन के साथ मिल के अलग अलग ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक पहुँचती है अपना काम करने के लिए, ठीक है। आ जाओ NCERT क्वेश्चन पे, टॉपिक खत्म, पैसा हजम। मैंने वादा किया था तुमको ट्रिक्स भी दूंगी, फैक्ट्स भी दूंगी, जंजी तरीका भी दूंगी और साथ ही साथ कंसेप्ट भी दूंगी, नोट्स तक दिया है भाई। मैं तुम लोग से सब्सक्राइबर बढ़ाने की उम्मीद रख रही हूँ, चुपचाप से बढ़ा दियो, ठीक है। बार बार बोल के मैं थक गई यार। चलो मैं दुआ करती हूँ आप सबकी लाइफ सेटिंग अच्छी चले और जिसकी नहीं हुई उसका भी जल्दी हो जाए और अच्छी ही मिले। NCERT क्वेश्चंस पे आते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर रेस्पिरेशन प्रोसेस में? अभी हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। एंड साथ ही साथ रेस्पिरेटरी जो बार बार ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन प्रोसेस होता है वो ज़्यादा जल्दी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म करते देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इनका ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होता है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है देन द एक्वेटिक एनिमल। साथ ही साथ इनका एफर्ट भी कम होता है। एक्वेटिक एनिमल्स को बार बार सांस लेना पड़ता है बट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और गैस एक्सचेंज भी हमारे पास बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे पास प्रॉपर ऑर्गन्स है इन सब चीज़ करने के लिए, उनके पास सिर्फ गिल्स है, ठीक है। What are the different ways जिसमें ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? ये ऊपर में जो एक डायग्राम नहीं पढ़ाए थे कैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। वेट ये तो आगे बढ़ गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम लोग अपना देख लेना और इसको तुम छाप लेना है सेकेंड प्रोसेस में, इसलिए मैंने इसको दोबारा ना लिखा, टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है, आगे क्वेश्चन भी करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
हाउ इज ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और CO2 कैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट होता है? अभी मैंने तुमको इन दोनों बहनों की प्रेम लीला समझाई, समझ नहीं आया? बहुत कोई कान्हा जी की, फिर इन दोनों कान्हा जी की और राधा जी की प्रेम लीला सुनते, तुम आज सुनो दो बहनों की प्रेम लीला। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल और बहुत ईजीएस्ट मैनर में तुम समझ जाओगे। दो बहन थी, दोनों बहुत खुशमिजाज थी और दोनों को प्यार करने का बड़ा शौक था। एक का नाम था O2, एक का नाम था CO2। ठीक है, एक का नाम था O2, एक का नाम था CO2। O2 को एक दिन घूमते घूमते क्या मिला? हेमोग्लोबिन मिला। हेमोग्लोबिन और O2 एक साथ बहुत खुश रहने लगे। इसको देख के CO2 को हुआ जलन। तभी उसकी ज़िंदगी में भगवान, उसने प्रार्थना किया, हे कान्हा जी हमारी भी कोई प्रेम लीला बढ़ा दो। तो उसकी ज़िंदगी में आया H2O। O2 और CO2 तो दोनों को अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। O2 को हेमोग्लोबिन और CO2 को H2O। अब CO2 H2O के साथ डिजॉल्व वे में रहने लगी, मतलब घुल मिल वे में, उससे उसको कोई अलग ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी CO2 और O2 एक दूसरे से जेलस होकर लड़ती रहती थी। तो ऊपर वाले देवता ने क्या किया? दोनों का रास्ता अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग अलग पाइप दे दी फ्लो करने के लिए। एक का नाम आर्टरी है, दूसरे का नाम वेन है। आर्टरी में CO2 नहीं होता है, O2 होता है, और O2 हेमोग्लोबिन के साथ बहती है और CO2 H2O के साथ कहाँ बहती है? एज सिंपल अनदर वन वेन में। समझ आ गई? अब मेरे भाषा में इसको समझ आए, जो मैंने ऊपर भी समझाया। अब आके यहाँ समझो। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन इन RBC एंड विच बाइंड विद द CO2 विच बाइंड विद O2 टू फॉर्म द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लो, इनका भी बन गया अभिषेक प्लस ईसा, अभिसा। ये तो बोलते हो ना, ये तो मोस्ट कॉमन है, अभिषेक प्लस मनीषा, हैशटैग अभिसा। अब ये भी सुन लो, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, हैशटैग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। पुकी पुकी वाला टैग लगा देंगे। तो CO2 is mainly transported as dissolved bicarbonate ions in the plasma। और CO2 जब वाटर के साथ क्या करता है? डिजॉल्व होता है, तो अपना रंग बदल देता है। दैट इज वो बन जाता है बाइकार्बोनेट आयंस, और उसके साथ वाटर में डिजॉल्व होकर वेंस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। दिस इज वेरी क्यूट। ठीक है, अब 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ। पूरी स्टेप जो बताई मैंने रेस्पिरेशन की, जो तुम्हारे लिए नोट्स में लिख के आई हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक विद टुगेदर विद द फिगर लिख देना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। जो नहीं लिखना था वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बुक के टॉपिक खत्म होने के बाद के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द CO2 और H2 एनर्जी टेक प्लेस इन कहाँ पे होता है? मैंने बताया ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलना साइटोप्लाज्म में होता है, और पायरुवेट को एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2 में बदलना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात खत्म, हटाओ, सब पढ़ाया हुआ है। एक भी चीज़ अगर नहीं बोले होंगे ना कमेंट डाउन में कि मैम ये होता है वो होता है, फिर बताऊंगी तुम्हें अगले क्लास में। 6 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। तो एरोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, पहला चीज़। एनारोबिक में नहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें ग्लूकोज की प्रॉपर ब्रेकडाउन होती है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होती है। 3rd पॉइंट, इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2, H2 और एनर्जी विच इज़ द ATP, बट इसमें इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और CO2 निकलता है। ठीक है, इसमें लोकेशन क्या होता है इसका जो है ऑक्सीजन के केस में, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। और एनर्जी का जो निकलना है वो सबसे ज़्यादा एरोबिक में होता है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक। तो एनर्जी जो निकलता है वो हाई होता है इसमें, और इसमें लो होता है। ठीक है, हो गया 6 नंबर। हाउ आर द एल्वियोली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वियोली का डिज़ाइन कैसा है? एल्वियोली कुछ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आसपास क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। एल्वियोली में O2 आता है, वो O2 ब्लड के द्वारा ले जाता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ले जाता है, विच इज कॉल्ड दी आर्टरी। और वेन के थ्रू क्या आता है? वेन के थ्रू CO2 आता है, एल्वियोली में घुसता है और आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल निकल जाता है। आओ पढ़ा के बता देती हूँ। एल्वियोली आर टैनी बैलून स्ट्रक्चर, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बहुत सारे कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल से घिरे हुए, एकदम ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स ही फैले हुए जिसके अंदर ब्लड बह रही है।
ठीक है। जैसे O2 आता है वो ब्लड वेसल्स लेते हैं, और ब्लड वेसल्स सिर्फ लेने नहीं आते, देने भी आते हैं CO2, जो उनको एलिवॉली को देना पड़ता है, जो वो नॉस्ट्रल तक पहुंचाए और नॉस्ट्रल से वो आउट ऑफ द बॉडी निकले। ठीक है, देखो एक्सट्रीमली हाई वॉल्स टू मैक्सिमाइज द डिफ्यूजन डिस्टेंस एंड अलाउइंग द रैपिड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर। दोनों का एक्सचेंजिंग ऑफर चलता है, तू ले मैं दूँ, तू ले मैं दूँ, ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, CO2 हम दे देते हैं। ठीक है, What would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our body? इतना देर से हमने पढ़ा ऑक्सीजन का चक्कर हेमोग्लोबिन के साथ चल रहा है, हैशटैग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो अगर मान लो हेमोग्लोबिन की कमी हो गई बॉडी में किसी की, तब क्या होगा? जब हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन को पकड़ के कौन रखेगा? तो भागेगा। तो द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन रिड्यूस द ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। सिंपल बात है, अगर हेमोग्लोबिन का चक्कर ऑक्सीजन के साथ चल रहा है और ऑक्सीजन तभी ब्लड में चल रहा है जब हेमोग्लोबिन है, तो अगर हेमोग्लोबिन ही घट जाए तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही नहीं ब्लड में, बोला घर में नहीं रहेंगे क्योंकि मेरा नहीं है बंदा। आई होप सो कि सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार मेरी बात सुन लेना कि सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम्हारे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने नोट्स भी दे दिए। आई होप सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट डाउन करना, तभी मिलेगा। जब तक कमेंट नहीं आएगा मैं नोट्स तो अपलोड नहीं करूँगी। सो मेक श्योर कमेंट डाउन करना, और चुपचाप से जाकर सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियोज़ को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।